हेलो फ्रेंड्स, आज हम रोज़गार एवं आय का परंपरावादी सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। रोज़गार का परंपरावादी सिद्धांत प्रोफेसर कीन्स के द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया है कि बेरोज़गारी की स्थिति में मज़दूरों की मांग उनकी पूर्ति से कम होती है। अर्थात बहुत सारे जब बेरोज़गार होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण और ज़्यादा बेरोज़गार हैं, इसका मतलब है कि लोगों की ज़रूरत नहीं है लोगों को, इसलिए वो बेरोज़गार हैं। तो ऐसी स्थिति में मांग कम होती है, तो मज़दूरों की पूर्ति से उनकी मांग कम होने के कारण उनकी नकद मज़दूरी भी कम हो जाती है। अर्थात जब लोग ज़्यादा बेरोज़गार होते हैं तो लोग उनसे कम कीमत पर काम कराते हैं, क्योंकि अगर एक काम नहीं करेगा तो दूसरा व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह कम मज़दूरी दे करके मज़दूरों से काम कराया जाता है। नकद मज़दूरी कम होने के कारण श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है। कम मज़दूरी पर मज़दूर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो एक से अधिक मज़दूरों को भी काम पर लगाया जा सकता है। तो इस तरह धीरे धीरे कम मज़दूरी पर ज़्यादा मज़दूरों को काम पर लगाया जा सकता है। तो नकद मज़दूरी कम होने पर श्रमिकों की मांग में वृद्धि होगी और इस प्रकार बेरोज़गारी की इस स्थिति को दूर करके पूर्ण रोज़गार की स्थिति प्राप्त की जा सकेगी। रोज़गार का परंपरावादी सिद्धांत प्रोफेसर से, अर्थशास्त्री से थे, उनके बाज़ार नियम तथा मजदूरी, ब्याज की दर तथा कीमतों की लोचशीलता की मान्यता पर आधारित है। से के बाज़ार नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। इसका अर्थ है कि बाज़ार में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होकर के आती हैं उन सब की मांग स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पहले के ज़माने में भी संदेश लेने देने का काम कबूतरों के द्वारा किया जाता था। तब किसी ने नहीं मांगा था कि हमें टेलीफ़ोन चाहिए, लेकिन बाज़ार में धीरे धीरे नए ज़माने में टेलीफ़ोन आए, तार वाले टेलीफ़ोन आए, लेकिन तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि ऐसे फ़ोन भी आ जाएंगे या ऐसे फ़ोन हमें चाहिए जिनसे हम सामने देखकर बात कर सकें। तो धीरे धीरे बाज़ार में वस्तुओं का रूप परिवर्तित होकर के आज फ़ोन इस तरह के आ गए हैं कि हम उनसे एक दूसरे से बात करते समय देख भी सकते हैं। तो इस तरह से नई नई चीज़ें जैसे ही बाज़ार में आती जाती हैं, यानी बाज़ार के नियम के अनुसार जितनी भी चीज़ों की पूर्ति होती है उनकी मांग स्वयं निर्मित हो जाती है। जो भी चीज़ें बाज़ार में नई नई आती हैं लोग उसको स्वयं खरीदने लग जाते हैं। तो से का यही नियम बताता है कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। अतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी एक अल्पकालीन स्थिति है, यानी कि जब बाज़ार में चीज़ें बनेंगी और आएंगी तो उनका मांग बढ़ेगी, तो उन वस्तुओं को बनाने के लिए मज़दूरों की मांग बढ़ेगी और जब मज़दूरों की मांग बढ़ेगी तो बेरोज़गारी अपने आप दूर हो जाएगी। तो ऐसा कीन्स ने बताया है कि रोज़गार का परंपरावादी सिद्धांत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए है, जिसमें अल्पकाल में ही थोड़े समय के लिए ही बेरोज़गारी होती है और धीरे धीरे वो बेरोज़गारी बाज़ार की शक्तियों से स्वयं दूर हो जाती है। बाज़ार की शक्तियाँ मांग और पूर्ति की शक्तियाँ होती हैं। मांग और पूर्ति की शक्तियाँ, यहाँ पर हम मज़दूरों की बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, तो मज़दूरों की मांग और पूर्ति की शक्तियाँ उसको स्वयं रोज़गार की ओर ले जाएंगी। जब पूर्ण रोज़गार सबको मिल जाएगा तो उस स्थिति को हम पूर्ण रोज़गार कहते हैं। पूर्ण रोज़गार को परिभाषित किया है प्रोफेसर लर्नर ने। लर्नर अर्थशास्त्री के अनुसार पूर्ण रोज़गार वह अवस्था है जिसमें वह सभी लोग जो मजदूरी की वर्तमान दरों पर काम करने योग्य हैं
तथा इच्छुक भी हैं, वह बिना किसी कठिनाई के काम प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम पूर्ण रोजगार कहते हैं। अर्थात जितने भी लोग, जितनी भी मजदूरी मिल रही है उस पर काम करने के लिए अगर तैयार हैं, उसके योग्य हैं और खुद काम करना भी चाहते हैं, काम करने के इच्छुक भी हैं और उन्हें बिना किसी परेशानी के उन्हें काम मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। पूर्ण रोजगार की स्थिति में उत्पादन के सभी साधन, भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, ये चारों संसाधन जिनसे हम उत्पादन के कार्य करते हैं, इन सभी को अगर काम मिल जाता है तो उसे हम पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी विभिन्न प्रकार की बेरोजगारियां पाई जाती हैं। पूर्ण रोजगार की स्थिति में जैसा हमने बताया कि भूमि, पूंजी, श्रम और साहसी को जब रोजगार मिल जाता है तो ऐसी स्थिति को हम पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। परंतु पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी छोटी छोटी बेरोजगारियां होती हैं, जिनका प्रकार इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी का मतलब है जहां संघर्ष होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति एक छोटे स्तर की नौकरी कर रहा है, एक किसी दुकान पर काम कर रहा है और साथ में वो पढ़ाई भी कर रहा है और वो पढ़ाई करते करते बड़े अधिकारी वर्ग की नौकरी प्राप्त करना चाहता है। तो वह अगर मान लीजिए उसका एग्ज़ाम है और वो थोड़े समय के लिए दुकान से काम करना बंद कर देता है और वो अपने पढ़ाई की तैयारी में लग जाता है, एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाता है और फिर परीक्षा देकर वो नौकरी प्राप्त करता है। जो जितनी देर वो पुरानी नौकरी को छोड़ करके नई नौकरी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, तैयारी करता है, उस बीच जो बेरोज़गारी उस व्यक्ति के द्वारा झेली जाती है उसको हम संघर्षात्मक बेरोज़गारी कहते हैं। दूसरी है संरचनात्मक बेरोज़गारी। संरचनात्मक बेरोज़गारी का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था की संरचना ही ऐसी है जहाँ पर कुछ समय के लिए लोगों को बेरोज़गार रहना पड़ता है। संरचना के अंतर्गत देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना में किस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। जैसे कि पुराने उद्योगों में कोई प्रशिक्षित व्यक्ति काम करता हो। पुराने समय में लोग उद्योगों में काम करते थे और जब नई टेक्नोलॉजी आई, पुराने समय में टीवी बनाने के लोग काम करते थे, फिर नई टेक्नोलॉजी आई तो नए तरीके के फ़ोन, मोबाइल, टीवी, बहुत सी चीज़ें बनने लग गई। तो उस तरह की चीज़ों को बनाने के लिए वो पुराने तरीके के लोग, काम करने वाले लोग, उस कार्य को करने में सक्षम नहीं थे। तो जैसे जैसे संरचना में परिवर्तन होता जाता है, उस नई टेक्नोलॉजी को नहीं जानने के कारण लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। इस तरह की संरचना होने पर संरचनात्मक बेरोज़गारी लोगों के द्वारा झेलने को मिलती है, देखने को मिलती है। अगला प्रकार है मौसमी बेरोज़गारी। मौसमी बेरोज़गारी का अर्थ है कि मौसम के अनुसार लोग कुछ समय के लिए बेरोज़गार होते हैं। जैसे कि बर्फ़ की फैक्ट्रियाँ, गर्मी के मौसम में बर्फ़ के बहुत से काम होते हैं, आइसक्रीम बनती है, लोग सीधे बर्फ़ बनाकर भी बेचते हैं। लेकिन जाड़े के मौसम में बर्फ़ की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, जिससे कि उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जाड़े के मौसम में बेरोज़गार हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं जो मौसम के अनुसार किए जाते हैं, जैसे स्वेटर बनाने की फैक्ट्रियाँ। स्वेटर बनाने के काम जाड़े में ज़्यादा किया जाता है, तो जाड़े के मौसम में जो लोग स्वेटर बिन लेते हैं, बना लेते हैं, वो लोग जाड़े के मौसम में तो रोज़गार मिलता है, लेकिन गर्मी के मौसम में उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से मौसमी बेरोज़गारी देखने को मिलती है। अगला प्रकार है तकनीकी बेरोज़गारी का। तकनीकी बेरोज़गारी संरचनात्मक बेरोज़गारी का ही दूसरा रूप है। उत्पादन की तकनीकों में जब परिवर्तन हो जाता है, तकनीकें
बदलने के कारण लोगों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है, उसको हम तकनीकी बेरोज़गारी कहते हैं। अगला प्रकार है इच्छा से बेरोज़गारी। इसे हम ऐच्छिक बेरोज़गारी भी कहते हैं। इच्छा से, व्यक्ति अपनी इच्छा से काम करने के लिए तैयार नहीं है तो उसको हम इच्छित बेरोज़गारी या ऐच्छिक बेरोज़गारी कहते हैं। अगला प्रकार है अनैच्छिक बेरोज़गारी। अनैच्छिक का मतलब है कि व्यक्ति काम करना चाहता है, काम करने के योग्य भी है, लेकिन वो जिस दर पर काम करना चाहता है वो मजदूरी उसको नहीं मिल रही है और इस कारण वो बेरोज़गार होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति काम करने में लायक है, काम करने के लायक है, कोई ट्रेनिंग है, मोबाइल बनाने का कोई व्यक्ति ट्रेंड है और वो चाहता है कि मुझे 8,000 रुपये पर काम मिल जाए महीने में, लेकिन उसको काम मिलता है 5,000 रुपये का, तो वो काम उस कीमत पर नहीं करने को तैयार होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो काम तो करना चाहता है, उसमें योग्यता भी है, लेकिन जिस दर पर वो काम करना चाहता है, जिस कीमत पर वो काम करना चाहता है, वो कीमत उसको नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो बेरोज़गार रह जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम अनैच्छिक बेरोज़गारी कहते हैं। रोज़गार का परंपरावादी सिद्धांत एडम स्मिथ, रिकार्डो, जे.बी. से, कार्ल मार्क्स जैसे, लॉर्ड केन्स जैसे परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने दिया है। मान्यताओं के अनुसार रोज़गार का परंपरावादी सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। सबसे पहली विचारधारा है कि तभी रोज़गार सबको मिल सकता है जब अर्थव्यवस्था में विचारवान मनुष्य हों। विचारवान मनुष्य का अर्थ है कि जब ये सोच पाए, व्यक्ति में विचार करने की क्षमता हो कि वह किस तरह से अपने रोज़गार को, अपने आय के संसाधनों को बढ़ा सकता है, और जब वो अपने आय के संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास करेगा तो इस तरह सभी को रोज़गार प्राप्त होगा। तो रोज़गार प्राप्त करने की पहली मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में मनुष्यों का विचारवान होना आवश्यक है। दूसरी मान्यता है कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि आर्थिक क्रियाओं में सरकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा तो बाज़ार की मांग और पूर्ति की शक्तियाँ स्वयं ही सभी को रोज़गार दिलाने का प्रयास करेंगी। अगली मान्यता है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में इतनी प्रतियोगिता हो कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़े तो लोग उसकी मांग स्वयं कम कर दें, जिसकी वजह से उत्पादक को किसी भी वस्तु की कीमत स्वतः ही कम करनी पड़े, जिससे कि उसकी मांग फिर बढ़ जाए, घटी हुई मांग बढ़ जाए। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक क्रेता या विक्रेता अपने कार्यों से कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकता है। अगली मान्यता है कि बंद अर्थव्यवस्था होगी तभी सभी को रोज़गार दिलाना संभव हो पाएगा। बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विदेशी व्यापार का देश के व्यापार पर कोई भी प्रभाव न पड़े तो हम ऐसी स्थिति को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगली मान्यता है स्थिर तकनीकी। उत्पादन की तकनीक तथा व्यवसाय के संगठन में अल्पकाल में यदि कोई परिवर्तन नहीं आता है तो इस स्थिति को हम स्थिर तकनीकी कहते हैं। अर्थात स्थिर तकनीकी होगी तो सभी को हम रोज़गार दिलाना संभव हो पाएगा। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं, संरचनात्मक बेरोज़गारी के अंतर्गत के तकनीकी परिवर्तन होने से लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। तो तकनीकी स्थिर होगी तभी रोज़गार सभी को दिलाना संभव हो पाएगा। अगली मान्यता है कि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का साधन हो, अर्थात मुद्रा से केवल हम विनिमय कर सकें, वस्तुओं को लेन देन कर सकें। अगर मुद्रा दूसरे किसी कार्य का संसाधन बन जाएगी तो लोग मुद्रा से सामान का लेन देन नहीं करेंगे और उसको, जैसे कि लोगों को ये पता हो कि हमारे पास पैसा जमा करने से हमें समाज में बहुत सम्मान मिलने वाला है, तो लोग अपना पैसा खर्च ना करके, विनिमय ना करके उसको जमा करना ज़्यादा
सही समझेंगे। तो इसलिए मुद्रा का केवल विनिमय का ही संसाधन होना चाहिए मुद्रा, तभी अर्थव्यवस्था में रोज़गार प्राप्त हो सकता है। कीमतों की लोचशीलता हो, अगली मान्यता है कि कीमतों की लोचशीलता हो तभी रोज़गार प्राप्त हो सकता है। परंपरावादी सिद्धांत ये बताता है कि मजदूरी को अगर जैसे ही कम हो तो उसके मज़दूरों की मांग बढ़ जाए तो उससे मजदूरी अपने आप बढ़ जाएगी, मजदूरी बढ़ेगी तो फिर मज़दूरों की मांग कम हो जाएगी। तो कीमतें अपने आप इतनी लोच हो, इतनी आसान हो बढ़ाना और घटाना, जिससे कि अर्थव्यवस्था में आसानी से सबको रोज़गार दिलाया जा सके। तो कीमतों की लोचशीलता के कारण ही सबको रोज़गार दिला पाना संभव होगा, ऐसा परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने बताया है। अगली मान्यता है रोज़गार की मुद्रा तथा वास्तविक मजदूरी में संबंध होना चाहिए, अर्थात मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में एक प्रत्यक्ष तथा आनुपातिक संबंध हो, तभी अर्थव्यवस्था में सभी को रोज़गार प्राप्त हो पाएगा। अगली मान्यता है बचत तथा निवेश में समानता, अर्थात जो भी व्यक्ति बचत करे वह स्वतः ही निवेश करने के लिए जनता के पास पहुंच जाए ताकि वो नया काम शुरू कर दे। जैसे कि कोई व्यक्ति बैंक में पैसा अपना जमा कर रहा है तो लोग बैंक से, दूसरे लोग उसी बैंक से निर्धारित ब्याज दर पर उस पैसे को ले लें और उससे निवेश करें, नई दुकानें खोलें, नया उद्योग प्रारंभ करें। तो बचत, जैसे ही लोग बैंकों में पैसा जमा करें वहाँ से पैसा लोग निकाल लें दूसरे लोग और उससे अपना रोज़गार प्रारंभ करें। तो इस तरह से बचत और निवेश एक दूसरे के समान होने चाहिए, तभी रोज़गार में वृद्धि हो सकती है। अगली मान्यता है कि घटते प्रतिफल का नियम होना चाहिए। घटते प्रतिफल का नियम ये बताता है कि उत्पादन पुरानी तकनीकी से अगर किया जाए तो उसमें धीरे धीरे प्रतिफल कम होता जाना चाहिए। जब प्रतिफल कम होगा तभी नई तकनीकी को लोग अपनाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से नए लोगों को काम मिलेगा, नई तकनीकी को जानने वाले लोगों को काम मिलेगा और अर्थव्यवस्था में रोज़गार में वृद्धि होती जाएगी। तो इन मान्यताओं के आधार पर ही जब इन परिस्थितियाँ, ये 10 परिस्थितियाँ अर्थव्यवस्था में होंगी तभी सभी को रोज़गार दिलाया जा सकेगा। तो इस प्रकार परंपरावादी रोज़गार के सिद्धांत में ये बताया गया है कि उत्पादन और रोज़गार का निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोज़गार का निर्धारण उत्पादन फलन तथा श्रम की मांग और पूर्ति के संतुलन के द्वारा किया जाता है। उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच जो संबंध प्रकट करता है उसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। इस उत्पादन फलन की परिभाषा को हम इस सूत्र रूप में प्रकट कर देख सकते हैं। P मतलब है प्रोडक्शन यानी उत्पादन, इज़ द फंक्शन ऑफ L फॉर लेबर यानी भूमि, L फॉर लेबर यानी लैंड, L फॉर लैंड यानी भूमि, K फॉर कैपिटल यानी कि पूंजी और T फॉर टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से उत्पादन किस चीज़ का फलन है, प्रोडक्शन किस चीज़ का फलन है? भूमि, पूंजी, तकनीकी और श्रम। N फॉर श्रम, N फॉर मतलब रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट को N से डिनोट किया गया है यहाँ पर। तो L फॉर लैंड यानी भूमि, K फॉर कैपिटल, N फॉर एम्प्लॉयमेंट और T फॉर टेक्नोलॉजी। तो सूत्र रूप में उत्पादन फलन को हम कैसे कह सकते हैं? प्रोडक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजी। और इसी को हम शब्दों में लिखेंगे तो उत्पादन फलन उत्पादन के साधन कौन कौन से? भूमि, पूंजी, श्रम और साहस उत्पादन के साधन एवं उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध को प्रकट करता है। और अल्पकाल में भूमि, पूंजी और तकनीकी जो है वो स्थिर रहते हैं। इतनी आसानी से, इतनी जल्दी भूमि की मात्रा को नहीं परिवर्तित किया जा सकता, पूंजी की मात्रा को नहीं परिवर्तित किया जा सकता अल्पकाल में। अगर किसी उद्योग को लगाने के लिए हमने कुछ पैसा इकट्ठा किया है तो आसानी से हम उतनी कम समय में ज़्यादा पैसे को नहीं लगा सकते।
तो अल्पकाल में पूंजी की मात्रा भी स्थिर रहती है, तकनीकी भी स्थिर रहती है। तुरंत नई टेक्नोलॉजी नहीं लगाई जा सकती किसी भी उद्योग के अंतर्गत। अगर हम नई तकनीकी के उत्पादन तुरंत प्रारंभ करेंगे तो हमारा पुराना जो स्टोरेज मटेरियल है वो तुरंत जल्दी ख़राब होने लगेगा, उसका प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो अल्पकाल के अंतर्गत भूमि, पूंजी और तकनीकी स्थिर रहते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन की मात्रा को केवल हम रोज़गार के स्तर पर ही निर्भर कर सकते हैं, यानी कि रोज़गार की मात्रा को ही बढ़ाकर हम उत्पादन की मात्रा को अल्पकाल में बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार उत्पादन अल्पकाल में रोज़गार का फलन होता है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। इस रेखा चित्र में आप देख सकते हैं OX अक्ष पर रोज़गार की मात्रा को दिखाया गया है और OY अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को, आउटपुट को प्रकट किया गया है। ये OX कर्व जो है वो उत्पादन को प्रदर्शित करता है। यह उत्पादन वक्र है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे रोज़गार N से N1 और N1 से N2, जैसे जैसे रोज़गार की मात्रा में परिवर्तन होता है वैसे वैसे प्रोडक्शन यानी उत्पादन में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जब रोज़गार N है तो उत्पादन P के बराबर है। जब रोज़गार बढ़कर के N1 के बराबर हो जाता है तो उत्पादन बढ़कर के P1 के बराबर हो जाता है, और जब रोज़गार बढ़कर के N2 के बराबर हो जाता है तो उत्पादन भी P2 के बराबर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार इस वक्र से ये स्पष्ट होता है कि ये वक्र रोज़गार उत्पादन के संबंधों को प्रकट करता है कि जैसे जैसे रोज़गार बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उत्पादन भी बढ़ता जाता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में रोज़गार की मात्रा श्रम की मांग तथा पूर्ति के संतुलन से ज्ञात होती है। श्रम की मांग और पूर्ति अर्थव्यवस्था में संतुलन को स्थापित करते हैं, जिसको इस वक्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये श्रम का मांग वक्र है DD और SS वक्र श्रम का पूर्ति वक्र है। श्रम का मांग वक्र और श्रम का पूर्ति वक्र जिस बिंदु पर एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी बिंदु E पर जहाँ एक दूसरे के बराबर होते हैं वहीं अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है। यहाँ पर OW के बराबर मजदूरी मिलने पर ON के बराबर यानी इतने लोगों को रोज़गार प्राप्त हो जाता है, ON के बराबर लोगों को रोज़गार प्राप्त हो जाता है। और जब ON के बराबर लोगों को रोज़गार प्राप्त हो जाता है तो इससे OP के बराबर उत्पादन अर्थव्यवस्था में प्राप्त होने लगता है, इतना उत्पादन हो जाता है। तो श्रम की मांग और पूर्ति किसी भी अर्थव्यवस्था में संतुलन को स्थापित करने में सहायक होती है। इसको हम और विस्तार रूप में जान सकते हैं कि रोज़गार का परंपरावादी सिद्धांत मुख्यतः 2 तथ्यों पर आधारित है। एक, मजदूरी, ब्याज तथा कीमतों की लोचशीलता। मजदूरी, ब्याज तथा कीमतों की लोचशीलता का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में मजदूरी और ब्याज की दर तथा कीमतों में लोचशीलता होती है। ऐसी स्थिति में मांग और पूर्ति के अनुसार कितनी भी कमी या वृद्धि हो सकती है किसी भी वस्तु की मांग और पूर्ति में। यदि किसी अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी पाई जाती है तो मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने के कारणों से कीमतों में इतना परिवर्तन आ जाएगा कि जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी और सबको पूर्ण रोज़गार पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से कीमतें, मजदूरी और ब्याज में लोचशीलता होने के कारण सभी को रोज़गार दिला पाना संभव होगा। दूसरा तथ्य है से का बाज़ार नियम। से अर्थशास्त्री हैं, उनका बाज़ार नियम यह बताता है कि जितनी भी पूर्ति होती है वह अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। से का बाज़ार नियम यह बताता है कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार बचत तथा निवेश समान होने की स्थिति में कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर हो जाती है, जिसके फलस्वरूप
बाज़ार में संतुलन आ जाता है और सभी को रोज़गार प्राप्त हो जाता है। रोज़गार के परंपरावादी सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि पूर्ण रोज़गार एक सामान्य स्थिति है, यानी बाज़ार में अगर सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे तो सभी को रोज़गार कोई कठिन काम नहीं है, वो अपने आप बाज़ार की शक्तियों से मिल जाता है। पूर्ण रोज़गार की अवस्था में संघर्षात्मक आदि प्रकार की कई बेरोज़गारियाँ देखने को मिलती हैं, जो थोड़े समय के लिए होती हैं और धीरे धीरे वो बेरोज़गारियाँ अपने आप रोज़गार में परिवर्तित हो जाती हैं। रोज़गार की दशा में, संतुलन की दशा में सभी को रोज़गार प्राप्त हो जाता है अर्थव्यवस्था में। तो सामान्यतः परंपरावादी रोज़गार का सिद्धांत यह मानता है कि बेरोज़गारी संभव ही नहीं है। अगर सरकार हस्तक्षेप ना करे तो सब अपने आप अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर लेते हैं और इस तरह सबको रोज़गार मिल जाता है। नकद मजदूरी में कटौती करके वास्तविक मजदूरी की दर में भी कमी की जा सकती है, यानी जब लोगों की नकद मजदूरी कम हो जाएगी, उनकी मजदूरी कैश पैसे में उनको कम मिलेगी, तो उनके द्वारा की जाने वाली मांग कम होगी। मांग कम होने से वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी और वस्तुओं की कीमतें कम होने से जो भी मजदूरी कम मात्रा में मिलेगी रोज़गार मजदूरों को, वही मजदूरी उनके लिए खर्च करने भर के लिए पर्याप्त हो जाएगी। तो इस तरह से उनकी नकद मजदूरी और वास्तविक मजदूरी, नकद मजदूरी कम करने से वास्तविक मजदूरी भी कम हो जाएगी और उससे अर्थव्यवस्था में सभी को रोज़गार मिलता रहेगा। अगला निष्कर्ष यह है कि अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप नहीं होने चाहिए, ऐसा परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का मानना था। उसके अलावा सभी लोग अपनी आय, सारी आय उपभोग और निवेश दो ही वस्तुओं पर खर्च करते हैं, या तो बचत करेंगे या निवेश करेंगे। और जब बचत और निवेश पर ही खर्च करेंगे तो ऐसी स्थिति में बचत और निवेश हमेशा एक दूसरे के समान होंगे। तो ये परंपरावादी सिद्धांतों का निष्कर्ष है। तो इस प्रकार से परंपरावादी सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया है कि कैसे हम अर्थव्यवस्था में सभी को रोज़गार दिलाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, परंतु कुछ कमियां विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस परंपरावादी सिद्धांत के अंतर्गत भी निकाली हैं कि कौन कौन सी कमियां हैं जो इस सिद्धांत में पाई जाती हैं। ये कमियां मुख्यतः कीन्स जैसे अर्थशास्त्री ने ही निकाली हैं। उन्होंने ही बताया कि केवल बचत और निवेश की समानता के आधार पर ही हम अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोज़गार नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या क्या कमियां बताई? उन्होंने बताया कि सेई का बाज़ार नियम में भी कमी है। हमेशा अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं की पूर्ति होती है उनकी मांग उत्पन्न हमेशा नहीं होती है। उसके अलावा नकद मजदूरी की दर में कमी करने से रोज़गार को नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर नकद मजदूरी कम करके सबको कम तनख्वाह दे करके सबसे काम कराया जा सके, ऐसा संभव नहीं है। अल्प बेरोज़गार संतुलन की संभावना नहीं है, यानी कि हमेशा संतुलन की स्थिति में अल्प बेरोज़गारी हो, ऐसा संभव नहीं है। मुद्रा एक आवरण मात्र नहीं है, यानी केवल हम मुद्रा से वस्तुओं का लेन देन नहीं करते हैं, बल्कि मुद्रा और भी बहुत से कार्य करती है। जैसे कि हम मुद्रा से वस्तुओं के मूल्य को संचित कर सकते हैं, बहुत सी वस्तुओं का भुगतान बाद में कर सकते हैं मुद्रा के माध्यम से। तो मुद्रा के अन्य भी कई कार्य हैं जिनका कार्य मुद्रा करती है, केवल विनिमय का माध्यम ही नहीं है। बचत और निवेश ब्याज के सापेक्ष हमेशा नहीं होते। हमेशा ब्याज के बढ़ाने और घटाने से हम बचत और निवेश को हमेशा नहीं घटा बढ़ा सकते हैं। सरकार द्वारा हस्तक्षेप न करने की नीति को अस्वीकृत किया गया है, यानी सरकार हस्तक्षेप न करे, जबकि वास्तविक परिस्थितियों में सरकार का हस्तक्षेप होना आवश्यक होता है, फिर वो किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, पूंजीवादी, समाजवादी अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके अलावा पूर्ण रोज़गार की स्थिति में या अल्प रोज़गार की स्थिति में भी बहुत सी समस्याओं का सामना अर्थव्यवस्थाओं को करना पड़ता है, जिनकी अवहेलना
इस रोज़गार सिद्धांत में की गई है। एक सामान्य संतुलन का विश्लेषण नहीं किया गया है। सामान्य संतुलन के अंतर्गत सभी को रोज़गार नहीं मिलता है। यह एक विशिष्ट स्थिति का विश्लेषण है, इसलिए परंपरावादी रोज़गार का सिद्धांत पूर्ण रोज़गार के सिद्धांत को सफल नहीं बनाता है। उसके अलावा कीन्स ने यह भी बताया कि यह सिद्धांत अनुभव तत्वों पर आधारित नहीं है। अतः रोज़गार का सिद्धांत परंपरावादी सिद्धांत पूर्ण नहीं है। इन्हीं कमियों के आधार पर कीन्स ने अपना रोज़गार का सिद्धांत बताया है, जिसको हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। रोज़गार का परंपरावादी मॉडल निम्नलिखित समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि उत्पादन फलन। उत्पादन फलन को इस सूत्र द्वारा लिखा जा सकता है y इज़ द फंक्शन ऑफ n, अर्थात उत्पादन आय मजदूरी का फलन है। यदि मजदूरी बढ़ती या घटती है तो उससे उत्पादन भी घटता या बढ़ता है और लोगों को रोज़गार मिलता है। दूसरी बात जो रोज़गार के सिद्धांत में कही गई है परंपरावादी मॉडल के अंतर्गत कि श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी का फलन है। तो इसको हम सूत्र रूप में लिख सकते हैं NS यानी एम्प्लॉयमेंट सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयमेंट। श्रम की पूर्ति किस चीज़ का फलन है? मजदूरी का फलन है। F माने फंक्शन यानी फलन, और W माने वेज यानी मजदूरी, और P माने कीमत। मजदूरी और कीमत का अनुपात जो है उसका फलन है श्रम की पूर्ति। उसी तरह श्रम की मांग भी मजदूरी का अप्रत्यक्ष फलन है। मजदूरी का अप्रत्यक्ष फलन है श्रम की मांग। श्रम की मांग और पूर्तियां बाजार में संतुलन स्थापित करती हैं। तो जब संतुलन होने के लिए श्रम की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, जिसे हम सूत्र रूप में लिख सकते हैं NS यानी सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू डिमांड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि श्रम की मांग और पूर्ति NS बराबर ND होना चाहिए, तब बाजार में संतुलन होता है। बाजार में संतुलन के लिए पूंजी बाजार में संतुलन होना भी आवश्यक है। पूंजी बाजार में संतुलन के लिए बचत और निवेश का संतुलन में होना आवश्यक है। तो बचत ब्याज का प्रत्यक्ष फलन होती है। ब्याज ज़्यादा होगी तो लोग बचत करने के लिए ज़्यादा पैसा बैंक में जमा करेंगे। तो S इज़ द फंक्शन, S माने बचत यानी सेविंग। सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। R स्मॉल r जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर को प्रदर्शित करता है। बचत ब्याज की दर का प्रत्यक्ष फलन है और निवेश ब्याज की दर का विपरीत फलन है। इसको 1/r लिखा है, यानी सीधा दिखाई देगा जब S इज इक्वल टू F R पता चल रहा है। तो इस सूत्र से पता चल रहा है कि ब्याज की दर का प्रत्यक्ष फलन है बचत, और निवेश का विपरीत फलन है। यहाँ पर R जो है वो नीचे आ गया है, विपरीत हो गया है बचत से। निवेश में ब्याज की दर नीचे की ओर दिखाई दे रही है, 1/r दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि निवेश की स्थिति में ब्याज की दर विपरीत फलन को प्रदर्शित करती है, और जब निवेश और बचत एक दूसरे के बराबर होते हैं तो पूंजी बाजार में संतुलन होता है। S इज इक्वल टू I। तो इस तरह से मुद्रा बाजार में और श्रम बाजार में संतुलन होने से अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित होता है और सभी को रोज़गार प्राप्त होता है, जिसको हम पूर्ण सूत्र एक साथ बनाएंगे पूंजी बाजार में संतुलन के लिए। तो M इज इक्वल टू LPY या MV इज इक्वल टू PT या P इज इक्वल टू F ऑफ फंक्शन ऑफ M।
थैंक यू। ये चैप्टर समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक T.R. जैन, M.L. ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक से ये लेक्चर तैयार किया गया है। थैंक यू।